नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस आज। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत में वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का लिया था निर्णय। बायो एनर्जी के उपयोग से किसानों की सालाना आमदनी में होगा इजाफा। बायो एनर्जी के उत्पादन से पेट्रोल और डीजल के आयात में आएगी कमी। नई दिल्ली में दूसरे बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। 22 अक्टूबर को विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 श्रेणियों के 38 विजेताओं को करेंगी पुरस्कृत। चेन्नई में मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भारी बारिश से प्रभावित नारायणपुरम झील क्षेत्र का किया निरीक्षण। चेन्नई में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का भी लिया जायजा। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के होटल द ललित में CII का 12वां बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स थीम पर आधारित इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायो एनर्जी के उत्पादन से पेट्रोल और डीजल के आयात में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा है कि पेट्रोल और डीजल के आयात पर 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है और साथ ही बायो एनर्जी के उपयोग से अन्नदाता किसान ईंधन दाता बन पाएंगे और उन्हें सालाना अच्छी आमदनी भी होगी। बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकते हैं और किसानों को भी समृद्ध संपन्न कर सकते हैं। अभी जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल हम शुगर के जूस से बनाते हैं, बाद में बी हेवी मोलाइसिस जो है 7% जो आता है उससे बनाते हैं और उसके बाद फूड ग्रेन से भी बना सकते हैं, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से भी बना रहे हैं। अब इसके साथ नुमालीगढ़ में हमारे यहाँ बाम्बू से इथेनॉल बना है, तो नेचुरली वो इकोनॉमिकली वायबल है। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 12वें CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों में बायो एनर्जी की कहीं भी कमी नहीं हुई है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी कई अच्छी खबरें हैं। पहले बायोफ्यूल का उत्पादन बहुत मामूली होता था, लेकिन 2014 में पूरा इकोसिस्टम बदल दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2018 तक आते आते प्रधानमंत्री मोदी ने बायोफ्यूल पर काफी ध्यान दिया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल सहयोग का भी लाभ मिला है। Prime Minister set a target of 10% blending of biofuels by November 2022. That's a fact. It's recorded. And after that experience of not being able to do more than 1.5%, we today had a situation that we'd completed 10% blending 5 months in advance. और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में सौर और पवन ऊर्जा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2,01,458 मेगावाट के करीब पहुंच गया है, जिसमें 90,762 मेगावाट सौर और 47,363 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन शामिल है। वहीं देश की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता अब कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 46.3% है। आंकड़ों के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक देश में 2014 से नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में 86% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है, जो 193.5 बिलियन यूनिट से बढ़कर 360 बिलियन यूनिट हो गई है। भारत हरित शिपिंग क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और इसका लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होना है। भारत एकमात्र G20 देश है जिसने G20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन होने के बावजूद अपने जलवायु लक्ष्य को समय से पहले पूरा किया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक भारत के पास 2023 में 44.7 गीगावाट की संचयन स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी, जो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर थी। देश ने 2023 में 2.8 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी, जो 5 साल की धीमी वृद्धि के बाद उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। 22 अक्टूबर को विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 श्रेणियों के 38 विजेताओं को पुरस्कृत करेंगी। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा का पहला, उत्तर प्रदेश को दूसरा और गुजरात सहित पुडुचेरी को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में जल संरक्षण की दिशा में बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार ऐसे पुरोधाओं को सम्मानित करने का एक प्रयास है जो इस क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान देते हैं। बहुत अच्छा काम करने वाले बहुत से लोग हमारे यहाँ हैं जो बिना स्वार्थ ये काम करते रहते हैं। उनको प्रोत्साहित करना है हमारा या समाज का सबकी जिम्मेवारी भी है। उसी को निभाने के लिए लोगों तक वो पहुँचे, उनका नाम भी पहुँचे, उसमें से और लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए अवार्ड देना शुरू हुआ है। और गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान ने गन्ने की 2 नई किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों की खासियत यह है कि इन फसलों में गन्ने का कैंसर यानी कि रेड रॉट रोग नहीं लगेगा। विशेषज्ञों का दावा है कि इन दोनों किस्मों से किसानों को अच्छी उत्पादन भी मिलेगी और इसके अलावा इस किस्म से चीनी मिल को भी अच्छी चीनी कोटिंग मिलेगी। उत्तर प्रदेश शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने कई वर्षों की मेहनत के बाद गन्ने की नई किस्में विकसित की हैं। ये दोनों ही किस्में बेहतर उत्पादन देंगी और ख़ास बात यह है कि ये रेड रॉट के लाल सड़न रोग प्रतिरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना शोध संस्थान के अधीन संचालित शोध केंद्रों के राजकीय कृषि फार्म पर गन्ने की दोनों ही नई किस्मों की बुआई कराई गई थी, जहां वैज्ञानिकों को उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले। गन्ने की नई किस्म को प्रति हेक्टर 90.16 टन उपज मिली और 13.06% चीनी कोटिंग मिली, जबकि कोयम्बटूर और लखनऊ गन्ना प्रजनन केंद्र के सहयोग से विकसित की गई किस्म के प्रति हेक्टर 92.8 टन उपज और 13.57% चीनी कोटिंग मिली है। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही किस्में किसानों और चीनी मिलों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है। कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत में वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। पर्यावरण और जैव विविधता की देखभाल करने वाली महिलाएं दुनिया के आधे खाद्यान्न उत्पादन में जिम्मेवारी निभाती हैं। किसानों के रूप में महिलाएं जानती हैं कि जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटना है और उनके अनुकूल कैसे होना चाहिए। और इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की स्थापना 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और इसे ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने परिवारों, समुदाय और अर्थव्यवस्थाओं में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के साथ साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रखा गया था। और चेन्नई में मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भारी बारिश से प्रभावित चेन्नई में पल्लीकरनई और
कोविलमकलम के बीच स्थित नारायणपुरम झील क्षेत्र का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने चेन्नई में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का भी जायजा लिया। चेन्नई हवाई अड्डे से यात्रियों की अपर्याप्त संख्या के कारण 8 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। बता दें कि मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया था और इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में 1 नवंबर तक सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी और सभी प्रकार के पटाखों को जलाना भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के उत्पाद पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं और खास तौर पर कश्मीर के हस्तशिल्प उत्पादों की खूब मांग है। अब राजौरी की चिकरी लकड़ी से बने 2 हस्तशिल्प उत्पाद भी ग्लोबल हो गए हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। चिकरी के पेड़ राजौरी जिले में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पेड़ की लकड़ी काफी मुलायम एवं शहद के रंग की होती है। इसमें गांठ नहीं होती है और इसका तना व शाखाएं सीधी होती हैं। इससे घड़ी, कंघी, खिलौना, सजावटी सामान आदि बनाए जाते हैं। चिकरी की लकड़ी से बनाई जाने वाली प्रसिद्ध वस्तुओं में से एक 2 तरफा कंघी भी है, जिसमें बेहद महीन दांत होते हैं। ये तकरीबन यहाँ पे इस टाइम 150 से जायद जो दुकानें हैं लकड़ी सामान जो काम कर रही हैं, तो लोग अपनी रोजी रोटी यहाँ से कर रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। लकड़ का बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये आज से नहीं है, ये तकरीबन 85 साल से यहाँ पे ये कारीगरी लकड़ी की जो कंघियाँ बनी हैं और बर्तन बन रहे हैं और चाय बन रही हैं, तो ये अरसावील से यहाँ पे बन रही हैं और दूर लोग खुशी से आकर यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं चिखड़ की सामान में इसके कंगे भी बनते हैं, चमड़ी बनती हैं, तो जो भी ज़ायरीन आते हैं नीचे से मार्केट से ये सामान खरीद कर लेकर जाते हैं, खुशी से लेकर जाते हैं लकड़ का सामान। राजौरी के कारीगर पिछली 1 सदी से लघु उद्योग में लगे हैं। एक दुकानदार ने बताया कि यहाँ पहाड़ों के बीच शाहदरा शरीफ जगह होने के कारण भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, जो हाथों से बनी लकड़ी का सामान बड़ी संख्या में खरीद। चिखड़ी वुड क्राफ्ट जो है, मेरे ख्याल में जो हमारा जम्मू प्रोविंस है उसके अंदर शायद ही एक ऐसा क्राफ्ट है कि जो आज तक लोग करते आ रहे हैं और बहुत मशहूर है। ये चिखड़ी जो है ये जंगल में पहले तो बहुत ज़्यादा आती थी, इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा थी, इसकी मार्केटिंग इतनी है वर्ल्ड में अगर कहीं भी जाए तो जो चिखड़ी लकड़ी के साथ शौकीन लोग हैं, जो पसंद करने वाले लोग हैं, वो इस मार्केटिंग को, इसके प्रोडक्ट को बहुत चाहते हैं। तो यहाँ पे सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पे इस पहाड़ के अंदर जहाँ मतलब एक ज़ियारत है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर एक ऐसा क्राफ्ट लोग कर रहे हैं सदियों से, और अपने हाथ से, कोई मशीन यूज़ नहीं है, सिर्फ हाथ से यूज़ उसको तैयार कर रहे हैं और फिर वो पब्लिक उसको इस्तेमाल करती है। लोग बहुत चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जिला राजौरी के छोटे से गांव शाहदरा शरीफ में मशहूर आर्ट एंड क्राफ्ट चिकरी लकड़ी के व्यवसाय से यहाँ के लगभग 150 से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। कारीगरों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन पहले ही कई कदम उठा चुका है। सरकार की इस पहल से सहकारी समितियों को पुनर्जीवित भी किया जा रहा है। DD न्यूज़। और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा है कि केंद्र पंजाब से किसानों के एक एक दाने की खरीद होगी। उन्होंने कहा कि 44,000 करोड़ रुपए पहले ही केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं। एक दाना जो है उसका तो पैसा चला ही गया। 44,000 करोड़ आपके पास जा चुका है खरीद के लिए, और उसमें जब खरीद हो जाएगी तो वो जिम्मेवारी हमारी है, केंद्र सरकार की है। जो खरीद हमने करनी है तो
लिफ्टिंग की बात, रखने की बात, उसे बाहर ले जाने की बात, जो टाइम होगी, जिस तरीके से मूवमेंट करनी है, बिल्कुल किसी को इसको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इंश्योर करता हूं सब आड़तियों को, सब शेलर वालों को, इस बार भी बड़ी बम्पर क्रॉप है, बड़ी अच्छी क्रॉप है। और मोदी जी ने स्पष्ट किया है, अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, नड्डा जी ने स्पष्ट हमें कहा है भी एक एक दाना उठेगा, खरीदा भी जाएगा, उठेगा, कोई स्पेस की प्रॉब्लम नहीं। समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात भाव की करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 11 अक्टूबर को मूंग का भाव था 8,100 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद मूंग का भाव 7,900 रुपए पर आ गया। मंडी में मूंग के भाव में इस दौरान सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 11 अक्टूबर को मूंग 6,250 रुपए पर बिकी। 14 अक्टूबर को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 8,750 रुपए पर आ गया। सूरतगढ़ मंडी में मूंग के भाव की बात करें तो यहाँ बीते शनिवार को मूंग का भाव था 6,625 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 98 रुपए नरम होकर 6,527 रुपए आ गए। उत्तर प्रदेश की टोडा मंडी में 10 अक्टूबर को मूंग का भाव था 8,870 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 120 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 8,750 रुपए पर आ गया। इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 31,03,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,74,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। 14 अक्टूबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को देश की अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात के बक्सरा मंडी में 11 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,107 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव में 370 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद मूंगफली का भाव 3,737 रुपए पर आ गया। राज्य की मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। 11 अक्टूबर को यहाँ मूंगफली का भाव था 4,600 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव 100 रुपए लुढ़के, जिसके बाद मूंगफली 4,500 रुपए बिकी। 2 अक्टूबर को मूंगफली 5,405 रुपए पर बिकी। 14 अक्टूबर को इसके सौदों में 225 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,180 रुपए हो गया। दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,905 रुपए। 14 अक्टूबर को इसके भाव 345 रुपए मजबूत होकर 5,250 रुपए पर हुए। से होने वाले मूंगफली देखने को मिली है। एबिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और मई महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था और मई महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 9,884 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 101.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की
अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 102.97 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। केरल में बारिश की संभावना को देखते हुए खड़ी फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था, सब्जियों को बारिश में खराब होने से बचाएं। वहीं केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। इसी तरह तमिलनाडु में भी केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। तमिलनाडु के किसानों को सलाह कि धान के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। मक्का, काली मिर्च और हाल फिलहाल में लगाई गई हल्दी की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र में सुपारी की रोपाई का काम करें। कर्नाटक के पूर्वी शुष्क इलाके में फील्ड बीन, सूरजमुखी और अरहर की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान कुसुम और चने की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं उत्तरी कर्नाटक के शुष्क इलाके में मूंगफली की खुदाई का काम करें। महाराष्ट्र के कोंकण में सुबह के समय अगेती धान की कटाई जारी रखें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तैयार सोयाबीन, बाजरा और मक्का की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई भी करते रहे। मराठवाड़ा में यहाँ के किसान चने की बुवाई भी कर सकते हैं। पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन, मक्का और हरे चारे की कटाई करें। पश्चिमी विदर्भ में कुसुम, सूरजमुखी और कपास की बुवाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है, वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोत कर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकाल कर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली 400 से 500 ग्राम काफी रहते हैं। रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करते समय कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए और हीरक पृष्ठ पतंगों रोकथाम के लिए स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया के काउंसिल ऑफ द नेशन के अध्यक्ष ला गोडजे के साथ मुलाकात की। देश भर के जूनियर डॉक्टरों के संघ ने आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला किया है। बिहार में भी आज सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में ओपीडी और रूटीन सर्जरी ठप रहेगी।
कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपाडी ने कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद विपक्ष के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। अनवर मणिपाडी ने कहा कि वक्फ भूमि प्रशासन के तहत एक विशाल भूमि घोटाला हो रहा है और उन्होंने सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर उंगली उठाई। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।